Welcome once again. I hope you are all doing well. Dear student, in this lesson we will discuss the important question related to the novel To the Lighthouse by Virginia Woolf, Stream of Consciousness in To the Lighthouse novel. Let us discuss first what is stream of consciousness. The definition is here. Stream of consciousness is the narrative style or a narrative technique that tries to capture a character's thought process in a reflective way. इट्स मीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली एक मॉडर्न टेक्निक है. जब हमने मॉडर्निज्म को डिस्कस किया था एज अ लिटरेरी थ्योरी, तो उसमें हमने कुछ राइटिंग स्टाइल डिस्कस किए थे कि विक्टोरियन एरा और इससे पहले जितने भी एरा में लिटरेचर लिखा गया था उसमें मेजर डिफरेंस क्या था कि जो मॉडर्न एरा में नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हुए उसमें एक मेजर टेक्निक यूज़ की गई थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. क्योंकि विक्टोरियन एरा के लास्ट में सिगमंड फ्राइड ने साइकोलॉजी के नाम से एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ फील्ड. तो उसके बाद ह्यूमन माइंड को स्टडी करना जो है वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ कि एक इंसान किस तरह सोचता है. पहले जो है इंसानों की पर्सनालिटी पर स्टडी किया जाता था कि वो क्या एक्ट कर रही हैं, लेकिन विक्टोरियन एरा के लास्ट में यानी कि लेट 19th सेंचुरी से ऑनवर्ड 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं उसके अंदर नॉर्मली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एज अ लिटरेरी टेक्निक लिया जाता था. अब इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि जो नॉवलिस्ट या कोई भी जो राइटर है वो अपनी करेक्टर्स को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो अपने करंट टाइम में क्या कुछ सोच रहे हैं. अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस वर्ड को देखते हैं. कॉन्शियसनेस कहते हैं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारा जो करंटली हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारा कॉन्शियस होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर डिवाइड होता है. अब कॉन्शियस में वो होता है कि जो कुछ हम करंटली हमारे माइंड में चल रहा होता है, और अब स्ट्रीम कहते हैं कि एक फ़्लो. अब थॉट्स का एक इस तरह फ़्लो हमारे माइंड में आता है जिसमें हम समटाइम अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में, प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है या कि फ्यूचर में हम जो कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आते रहते हैं, हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो यही सब कुछ जो है करैक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था एज अ मॉडर्न एरा में. इसको ही हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. अब हमने लास्ट टाइम में जो नॉवल डिस्कस किया था टू द लाइट हाउस, इसके कुछ मेजर थीम्स एंड समरी को डिस्कस किया. अब ये इसका एक मेजर जो है क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो वर्जीनिया वुल्फ है इन्होंने किस तरह अपने इस नावल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया. इसके कुछ एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. अब किसी भी टेक्निक को करने से पहले जब हम कोई भी नावल स्टूडेंट्स हम जब कोई नावल को एज अ टेक्निक डिस्कस करते हैं कि हमने इस टेक्निक के रेफरेंस से ये नावल जो है एनालाइज करना है, तो हम उस टेक्निक को किस तरह देखेंगे कि हम किस तरह इस सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम उस टेक्निक के मेजर एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं किसी भी टर्म के, किसी भी थ्योरी के, किसी भी टेक्निक के, तो उन टर्म्स या एलिमेंट्स को लेकर हम उनकी एग्जांपल्स हम नॉवल से लेते हैं और साथ साथ हम उसको एनालाइज करते रहते हैं. ये एक मेथड होता है किसी भी टेक्निक के थ्रू नॉवल को सॉल्व करने का. अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर जो कि ऑब्वियसली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट भी है इंटीरियर मोनोलॉग. इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं ये एक ड्रामेटिक टेक्निक होती है, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, और उसी की एक सब काइंड है इंटीरियर मोनोलॉग. अब इंटीरियर मोनोलॉग ये होता है कि जो एक करैक्टर है वो हमारे सामने है, हम उसको पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन वो खुद से ही कोई बात कर रहा होता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि वो ऑडियंस को ये बताना चाह रहा होता है, यानी वो खुद से ही बातें कर रहा होता है. अब इसके अंदर जो है हमने देखा इस नावल के अंदर सबसे पहले हमें जो करैक्टर दिखाई गई थी मिसिस रैमसी जो है वो स्टार्टिंग में जिस तरह बैठी हुई थी, उसके बाद वो कुछ सोचती हैं, अपने बारे में सोच रही होती हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचती हैं कि उनका और उनके हस्बैंड का जो पर्सपेक्टिव है वो मैच नहीं करता. उनके माइंड में ना डिफरेंट थॉट्स आती रहती हैं. तो इस करैक्टर के थ्रू जो है वर्जीनिया वुल्फ ने हमें इंटीरियर मोनोलॉग बताया है कि एक करैक्टर का माइंड सेट किस तरह होता है. सिर्फ करैक्टर को हम स्टडी नहीं करते, हम उसके माइंड को भी स्टडी कर सकते हैं. देन उसके बाद सेकेंड एलिमेंट
फ्री एसोसिएशन के थ्रू जो है करेक्टर्स के जो डिफरेंट थॉट्स होते हैं ना, कि यानी कि एक करेक्टर और दूसरे, अब फ्री का मतलब ये क्या होता है, एसोसिएशन हम कहते हैं कि हम मतलब किसी को किसी के साथ एसोसिएट करें। अब फ्री एसोसिएशन होता है कि आपके माइंड में डिफरेंट किस्म के थॉट्स आए। कभी आपने अपनी किसी लाइफ के इवेंट के बारे में सोचा, आप 10 ईयर्स बिफोर आप चले गए, फिर उसके बाद अपनी किसी और चाइल्ड के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप उसके बाद क्या करते हैं कि आप उन सबको जो है ना वो स्कीमिंग के थ्रू ना उनको एसोसिएट करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रीली। आप उन मतलब आपका उसके साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन आपके माइंड में एक लेट्स सपोज के आप अभी कहीं बैठे हैं, आप कोई चीज़ जो है आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो आप कोई वर्ड सुनते हैं या कोई एक ऐसा इंसिडेंट सुनते हैं, तो आप उस इंसिडेंट को सुनते ही आपके माइंड में कोई और इंसिडेंट आ जाता है फौरी, उससे मिलता जुलता, उससे रिलेटेड होता है, या उससे रिलेटेड किसी और पर्सन का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में आ जाता है। तो डैट इज़ फ्री एसोसिएशन, के आप खुद के जो कुछ आपकी करंट उसमें चल रहा है उसके साथ आप किसी और को जो है फौरी अपने माइंड में वो चीज़ विजुलाइज करते हो और उसको एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हो। देन नेक्स्ट एलिमेंट है फ्रेगमेंटेड नैरेटिव। फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट कह सकते हैं हम, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं मॉडर्न टाइम की, कि फ्रेगमेंटेशन जो थी आफ्टर वर्ल्ड वार 1 और 2 लाइफ किस तरह कॉस से रिलेटेड की जाती थी, कि हर चीज़ जो है फ्रेगमेंटेड है, लेट्स सपोज के बिखरी हुई है हर चीज़, हमारी लाइफ का कोई मेन इशू नहीं है, जैसे कि डिफरेंट जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो ये कहती हैं, नालिज्म वाले ये कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है आफ्टर वर्ल्ड वार वो किस तरह की है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस नावल के अंदर ना फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, इट्स मीन कि इसमें ना आपको स्टोरी एक फ्रेगमेंटेड एक स्टोरी लाइन में नहीं दिखाई जाती, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि प्रीवियस वर्ड्स में होता था कि एक तरतीब से जो है वो नावल चलता था, कि जैसे पहले किसी करेक्टर का चाइल्डहुड दिखाते थे, देन उसके बाद उसकी यंग एज, उसकी मेच्योरिटी, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस, उसका जो कुछ उसमें लाइफ में चला, यानी कि एक सीक्वेंस से चीज़ चलती थी। लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेड नैरेटिव का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर जो है ना वो उसको इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेडिशनल वे में, कि वो हमें फ्रेगमेंटेड लगता है, कि आप मतलब वो सीरीज़ जो है ना नावल की इस तरह फ्रेगमेंटेड की गई होती है थॉट्स के थ्रू, कि आप उनको खुद ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं वो, क्योंकि ये थॉट्स से रिलेटेड है, हम सिर्फ हम कॉन्शियसनेस डिस्कस करें तो ऑब्वियसली इसमें हमारी जो थॉट्स होंगे वो एक तरतीब से तो नहीं होंगे, क्योंकि हम सम टाइम कुछ सोच रहे होते हैं, फिर उसी टाइम हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो डैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम सम टाइम अपनी लाइफ को किसी के साथ रिलेट करते हैं। तो अब फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर हम कभी किसी करेक्टर के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद किसी और करेक्टर की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर की तरफ स्टोरी मूव ऑन कर जाती है। तो इसलिए वर्जीनिया वुल्फ हमें यहाँ पर ये बता रही हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया कि जो मिसेस रमसी हैं वो उनके बारे में दिखाया, फिर उन्हें बताया कि ये लोग यहाँ पर जो है वो अपने वोकेशंस के लिए आए हैं, देन उसके बाद फिर उन्होंने लिली ब्रिस्को का और इस तरह पर टाइम बीच में पास हुआ, और उसके बाद फिर पास होने के बाद हमें बताया गया कि उनके साथ हुआ क्या था। तो डैट इज़ की स्टोरी जो है ना वो फ्रेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट एलिमेंट है मल्टीपल पर्सपेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस मॉडर्न टाइम में लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके अंडर मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात जो है ना वो करैक्टर्स के थ्रू हमें बताए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि मिसेस रमसे का पर्सपेक्टिव चेंज था, उनके थ्रू स्टोरी नरेट की गई। दैन लिली ब्रिस्को अक्सर जो है वो खुद से ही बातें कर रही होती है, जिनका इंटीरियर मोनोलॉग है कि वो पेंटिंग बना रही होती है। दैन इसके अंदर एक और करैक्टर है जो कि लिली ब्रिस्को को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है कि उसकी जो फीमेल है वो पेंटिंग नहीं कर सकती, यानी कि एक ही थॉट के अंदर, एक ही वर्क के अंदर हमें वो लॉट ऑफ थॉट्स डिफरेंट करैक्टर्स के थ्रू एक्सपीरियंस हमें करवा देते हैं कि एक टाइम पे एक माइंड कितनी डायमेंशंस में जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोस्पेक्शन का है। इंट्रोस्पेक्शन मींस के जो हमारे करैक्टर्स हैं उनको हम किस तरह उनके जो माइंड सेट, यानी कि वो खुद को किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसका हम किस तरह क्योर कर सकते हैं, यानी कि एक जो करैक्टर है वो क्या कुछ सोच रहा है और उसका जो माइंड सेट है वो किस तरह का है टूवर्ड्स जो है सोसाइटी के बारे में। देन सिम्बोलिज़म होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप यूज़ करते
करती हैं, लाइक कोई भी सिंबल्स यूज़ करती हैं अपनी थीम को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर लाइट हाउस का थीम यूज़ किया गया है, पेंटिंग का थीम यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में ही जो है वो सी का जो है यूज़ किया गया है। ये सब बताने के लिए कि हमारी लाइफ जो है वो किस तरह एक एज अ वर्ल्ड जिसे हम उस टाइम पर वर्ल्ड जो कुछ फेस कर रहा था उसको सिंबलाइज किया गया है सी के साथ। देन जो है नेक्स्ट एलिमेंट है एम्फेसाइज ऑन दिस सीनरी एक्सपीरियंसेस, यानी कि डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनके थॉट्स के थ्रू हमें ये बताया गया है कि उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनकी यानी कि उनका जो माइंड सेट है टूवर्ड्स डिफरेंस, यानी कि सेंसरी होता है कि हमारी जो सेंस यानी कि हमारी विजन हमारे से हमारा टेस्ट होता है और किसी भी चीज़ को और साउंड्स इन टेक्सचर वगैरह इन सब से रिलेटेड जो होता है यानी कि हमारी साइट, इन सब को सेंसरी कहते हैं। तो इन सब के जो एक्सपीरियंस हैं वो किस तरह के हैं, जैसे कि इसके अंदर स्टार्टिंग में दिखाया गया था जो मिसिस रमसी हैं वो एक इसके साथ बैठी हुई थी विंडो के बाहर और वो बाहर से रेन देख रही थी जब उनके बेटे ने उनको कहा कि वो लाइट हाउस देखना चाहता है। तो उस टाइम पे हमें एक विजन दिखाएगी कि जो इंसान है वो किस तरह मतलब अपनी सेंसरी इमोशंस के थ्रू चीज़ों को परसीव करता है। देन इनर डायलॉग ये क्लोजली रिलेटेड है इंटीरियर मोनोलॉग के कि हम खुद से ही जो है ना एक अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं और हम और आपस में ही जो है हमारी कन्वर्जेशंस चल रही होती है। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो अपने माइंड में डिफरेंट थॉट्स लाते हैं, उसके थ्रू जो है वो स्टोरी नरेट की जाती है। देन एलिमेंट है अनरिलायबल नरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न लिटरेचर की। इसमें करेक्टर्स के जो थॉट होते हैं वो किस तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट एडिशनल जो मतलब कमेंट्स हैं उनके जो किए जाते हैं उनके ऊपर, उन सब से मतलब हट कर वो खुद को नरेट कर रहे होते हैं। यानी कि हम ना उनके करेक्टर्स के थ्रू उनको मतलब रिलायबल नहीं समझ सकते हैं, वो इसलिए उनको अनरिलायबल कहा जाता है कि हम उससे जो है मतलब वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सोच रहे होते हैं अपने बारे में, कभी कुछ सोच रहे होते हैं। तो हम मतलब एक रिलायबल जो हमारा माइंडसेट है टूवर्ड करैक्टर के वो हम अपना बिल्ड नहीं कर सकते। ये मेजर एलिमेंट्स थे जो इस नावल के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के रेफरेंस से मतलब स्टडी किए जाते हैं।